नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जाना था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में और साथ ही हमने जाना कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में स्टॉक एक्सचेंज की एक अहम भूमिका होती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज एक बाजार के रूप में कार्य करता है, जहां पर न केवल स्टॉक यानी कि शेयर्स बल्कि इक्विटी पर बॉन्ड और डेरिवेटिव करेंसी या कमोडिटी जैसे वित्तीय साधनों का भी कारोबार किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनियों के शेयरों को संस्थागत निवेशकों और सामान्य जनता दोनों के द्वारा खरीदा और बेचा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर केवल उन्हीं कंपनियों को इसमें व्यापार करने की अनुमति होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर खरीदार और विक्रेता किसी भी कारोबारी दिन के कुछ खास घंटों के दौरान वित्तीय उपकरणों का व्यापार करने के लिए एक साथ आते हैं और साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के सुपरिभाषित दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। भारतीय शेयर बाजार में कारोबार करते समय निवेशकों और व्यापारियों को सेबी के नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए कारोबार करना होता है। यह निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए है। अभी आगे हम और जान लेते हैं सेबी के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 ये वो अधिनियम है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना की है और ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को विनियमित करने वाला मुख्य अधिकृत नियामक निकाय है। यहाँ पर सेबी का जो मुख्य कार्य है वो है निवेशकों यानी कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करना। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी भारत में सिक्योरिटी और फाइनेंस का रेगुलेटरी बोर्ड है। सेबी की स्थापना भारत सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के द्वारा आधिकारिक तौर पर 12 अप्रैल 1992 में की थी। सेबी का मुख्यालय जो कि मुंबई में है और इसके अलावा इसके जो रीजनल कार्यालय हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं। भारत में स्टॉक मार्केट का पूरा फ्रेमवर्क और निष्पादन सेबी के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। यानी कि सेबी के द्वारा जो भी नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं उनके आधार पर ही सारे स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं ताकि किसी भी इन्वेस्टर के साथ में, ट्रेडर के साथ में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो सके। इसके बाद में अब हम आगे जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री, उसके इतिहास के बारे में। तो भारत में अगर देखा जाए तो दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें से एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE। और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं और एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। भारत में पहला संगठित स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE मुंबई यानी कि बॉम्बे में 1875 में स्थापित हुआ था और यह संगठन एशिया में सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों के रूप में खड़ा हुआ है। इसके बाद जल्द ही मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की स्थापना 1992 में और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया शॉर्ट में OTCEI इसको 1990 में लॉन्च किया गया ताकि पूरे भारत में सुरक्षित स्टॉक ट्रेडिंग सुनिश्चित की जा सके। अब NSE को 1993 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा आधिकारिक तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी। जबकि अगर हम OTCEI के बारे में बात करें तो प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। OTCEI ये अब एक कार्यात्मक एक्सचेंज नहीं है क्योंकि इसे सेबी ने 31 मार्च 2015 के अपने आदेश के तहत मान्यता दे दी है और इसने बाद में 25 सितंबर 2017 को परिसमापन के लिए आवेदन किया था। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत में कुल मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें से 2 हैं BSE और NSE जो कि राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। बाकी के जो 21 स्टॉक एक्सचेंज हैं वो क्षेत्रीय यानी कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं। शॉर्ट में हम कहेंगे RSE क्योंकि BSE में अधिक कंपनियां हैं और इसीलिए NSE की तुलना में इसके पास उच्च बाजार पूंजीकरण भी ज्यादा है। वास्तव में BSE वैश्विक स्टॉक एक्सचेंजों में सर्वोच्च 10 में शामिल है, हालांकि NSE में BSE की तुलना में ट्रेडिंग की मात्रा अधिक है। तो अगर हम पूंजीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पूंजीकरण है वो BSE में है, जबकि अगर हम ट्रेडिंग की बात करें कि ट्रेडिंग सबसे ज्यादा कहां पर होती है तो ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है NSE में। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के काम करने का जो तरीका है, इसमें जब किसी कंपनी को पूंजी जुटानी होती है तो ये पब्लिक को अपने शेयर्स प्रदान करती है, शेयर्स इशू करती है। अब यहाँ पर शेयर्स क्या हैं? तो शेयर्स उस कंपनी के हिस्से हैं जिन्हें एक निवेशक शेयर की कीमत और उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या के आधार पर कंपनी का एक छोटा सा प्रतिशत खरीद सकते हैं। अब जो कंपनी होती है वो IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसके माध्यम से अपने शेयर प्रदान करती है और शुरुआती तौर पर इस प्रकार के जो भी काम होते हैं ये सब प्राथमिक बाजार में होते हैं। कंपनी द्वारा प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर फ्लोट करने के बाद
जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदे हैं वे उन्हें द्वितीयक मार्केट यानी कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं यानी कि बेच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंडरी मार्केट है या हम कहें कि एक माध्यमिक बाजार है, जिसका मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन सीधे उक्त कंपनी के साथ नहीं होते हैं। हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हैं हमारे ट्रांजैक्शन उस कंपनी के साथ नहीं हो रहे हैं, इसके बजाय वे उन निवेशकों के साथ में होते हैं जिन्होंने प्राथमिक बाजार में आईपीओ के दौरान शेयर खरीदे थे। यानी कि हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये उस निवेशक, उस इन्वेस्टर, उस ट्रेडर के साथ में हो रहा है जिन्होंने आईपीओ में शेयर्स परचेज किए थे। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट में ट्रेड करना उसे कहा जाता है जब कोई स्टॉक पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होता है। आईपीओ जारी करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल होती है और इसके लिए उचित दस्तावेजीकरण, पंजीकरण और कंपनी द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब प्राइमरी में शेयर खरीद लिए जाते हैं, इसके बाद में शेयरों की खरीद और बिक्री सेकेंडरी मार्केट में होती है। सेकेंडरी मार्केट में शेयर को बाय करना, सेल करना, ये प्रक्रिया थोड़ी आसान रहती है और यहाँ पर शेयर्स की और अन्य प्रतिभूतियों की जो ट्रेडिंग है वो तुरंत होती है। हालांकि जो प्रतिभूतियों की वास्तविक सुपुर्दगी है उसमें समय लग सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपको जो शेयर्स आपने आज बाय किए हैं वो कुछ घंटों के बाद में या नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएं। तो आपको शेयर्स अलॉट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी ट्रेडिंग के अंतर्गत आप जो भी शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में ये ट्रांजैक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम जान लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स बाय किए जाते हैं या जो शेयर्स सेल किए जाते हैं उनकी प्रक्रिया क्या होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, तो क्योंकि यहाँ पर आप सीधे स्टॉक मार्केट में शेयरों का व्यापार नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक विश्वसनीय स्टॉक ब्रोकर को चुनें और उसके साथ एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। अगर हम बात करें डीमैट अकाउंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके शेयरों तथा प्रतिभूतियों को होल्ड करने के लिए यह अकाउंट आवश्यक है। इसके लिए आपके पास आधार और पैन कार्ड का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये दस्तावेज एक सहज केवाईसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। केवाईसी कंप्लीट कर लेने पर आपका ये डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना जरूरी है। इसके बाद में आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर। अब जब आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो जरूरत है आपको अपने उस ट्रेडिंग अकाउंट में फंड जमा करने की। अब यहाँ पर इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इसके लिए आप अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपने फंड को इस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब अगर आपके ये दो काम हो चुके हैं, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, इस अकाउंट में फंड भी ऐड हो चुका है, तो इसके बाद में तीसरा काम आपको करना होता है कि कंपनियों के बारे में रिसर्च करें और उनमें से कुछ को चुनें जिनमें आप ट्रेड या निवेश करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शेयरों में लेन देन करने से पहले आपको अपने ब्रोकर को उन शेयरों की संख्या के बारे में बताना होगा जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और जिस कीमत पर आप लेन देन करना चाहते हैं। इसके लिए ऑफलाइन ट्रेडिंग में आप अपने ब्रोकर के ऑफिस में जाकर या अपने ब्रोकर को टेलीफोन करके ट्रेड करने के लिए कह सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहले पॉइंट में ही बता दिया गया था कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जरूरत होती है स्टॉक ब्रोकर की। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स जब बाय और सेल करते हैं तो वो स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से करते हैं। अब जब आप यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से शेयर्स बाय करेंगे तो उसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर को बताना होगा। तो उसके लिए एक तो तरीका बताया गया कि आप उसके ऑफिस में जाकर के या टेलीफोन के माध्यम से उनको सूचित कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं कि आप कौन से शेयर्स खरीदना चाहते हैं और किस रेट पर आप उनको बाय करना चाहते हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप ब्रोकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से शेयर को खरीदने और बेचने का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके लिए आपको केवल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ब्रोकर के मोबाइल ऐप या वेबसाइट का उपयोग करके लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ब्रोकर के मोबाइल ऐप को या फिर जो ब्रोकर की वेबसाइट है उसका उपयोग करके आपको जो लॉगिन आईडी है इसके जरिए लॉगिन करना होता है। ये प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट का गेटवे होगा जहां से आप स्टॉक की निगरानी कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो जब आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर या उसकी ऐप पर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपका पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने होगा, जिसमें आपके द्वारा कितने शेयर्स बाय किए जा चुके हैं उनकी पूरी लिस्ट होगी। इसके अलावा आपने जो भी शेयर सेल किए होंगे उनके बारे में भी जानकारी होगी, कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है या कितना आपको लॉस हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और अपने लास्ट पॉइंट पर। जब आपका ट्रेड कंप्लीट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रुपए यानी कि जो फंड आपके डीमैट अकाउंट में जमा था, इसमें से आपने जितने के शेयर्स बाय किए हैं उतना अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, और जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे यानी कि क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो आपने जिस कीमत पर भी किसी कंपनी के शेयर्स
शेयर्स परचेज किए हैं उतना अमाउंट आपके फंड में से माइनस हो जाएगा और उतने शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इन शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑर्डर का पूरा विवरण दिखाने वाला सारांश भी ब्रोकर द्वारा ऑफलाइन या ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपने जो भी बाई की है, जो भी सेल किया है, वो सारा का सारा डिटेल में अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स आपको अपनी ईमेल आईडी पर मिल जाएंगी, और अगर आप ऑफलाइन ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर आपको अन्य किसी माध्यम से ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ बातें थी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के क्रियाकलापों, उसके काम करने के तरीकों के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।